हेलो एवरीवन। रेलवे एनटीपीसी के लिए जो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, ये इसका आज 17वां सेट है। काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो आ रहा है, लेकिन अब आपको जल्दी मिलते रहेंगे। और ये जो सभी सवाल हैं रेलवे एनटीपीसी सीबीटी बन हुआ था उसमें पूछे गए हैं 2021 में, और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी इस वीडियो में हम कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला सवाल है, भारतीय जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? आंसर है गुजरात राज्य में। तो गुजरात की लोकेशन मैप में ये है। अब बात करें गुजरात के बारे में, तो गुजरात देश में सबसे लंबी समुद्री तट रेखा वाला राज्य है। लगभग इसकी जो समुद्री तट रेखा है 1600 किलोमीटर है। देखिए सबसे लंबी, और एक ट्रैक याद रखिएगा, सबसे लंबी समुद्री तट रेखाओं के बारे में अगर पूछा जाए राज्यों के बारे में, तो ग्वातम एक ट्रैक है। ग्वातम यानी सबसे ज़्यादा समुद्री तट रेखा है वो गुजरात की लगती है, और उसके बाद आंध्र प्रदेश की, और उसके बाद तमिलनाडु, और उसके बाद माँ से महाराष्ट्र। तो जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है गुजरात, और इसका क्षेत्रफल है 1,96,024 वर्ग किलोमीटर। गांधीनगर इसकी राजधानी है। सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है। आधिकारिक भाषा गुजराती है। जो गुजरात में जंगली गधे पाए जाते हैं वो गुजरात के कच्छ के छोटे छोटे रण में पाए जाते हैं। गुजरात राज्य में प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के 30 महत्वपूर्ण स्थल शामिल हैं, जो किसी भी अन्य राज्य से सबसे अधिक हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण स्थल हैं लोथल। इसे दुनिया का पहला बंदरगाह माना जाता है। यहाँ दुनिया की पहली सूखी गोदी, यानी जहाँ जहाज़ों की मरम्मत होती थी, वो मिली थी। धोलावीरा ये भी गुजरात में है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की 5वीं सबसे बड़ी साइट है। इसके अलावा गुजरात भारत के उन 4 राज्यों में से एक है जहाँ शराब की बिक्री पर प्रतिबंध है, यानी बिहार, मिजोरम और नागालैंड, ये 3 राज्य और शामिल हैं। तो जो ALP का जो अभी पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि बिहार में शराबबंदी कब लागू हुई थी, तो 1 अप्रैल 2016 को वहाँ शराबबंदी लागू की गई थी। नोट कीजिएगा 1960 में बॉम्बे से अलग होकर जब गुजरात बना था, तभी से वहाँ शराबबंदी लागू है। गुजरात में गिर वन राष्ट्रीय उद्यान दुनिया में एशियाई शेर की एकमात्र जंगली आबादी का घर है। विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की आधारशिला किसने रखी थी? तो हजरत मियाँ मीर जी के द्वारा रखी गई थी। अब बात करेंगे स्वर्ण मंदिर के बारे में। देखिए स्वर्ण मंदिर स्थान कहाँ पर है? पंजाब में। तो इसका स्थान भी पूछा जाता है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? पंजाब के अमृतसर शहर में। एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा है जो कि सिखों का धार्मिक स्थल है। संस्थापक कौन है? तो गुरु अर्जुन देव हैं इसके संस्थापक, जो कि सिखों के 5वें गुरु हैं। निर्माण कार्य 1581 से लेकर 1604 तक इसके बीच हुआ है। गुरु रामदास जी तो ये 4थे सिख गुरु थे, और इन्होंने 1577 में अमृतसर शहर की स्थापना की और एक पवित्र सरोवर यानी झील की खुदाई करवाई। यह सरोवर आगे चलकर स्वर्ण मंदिर के लिए आधार बना, और इसकी नींव मुसलमान थे पीर सूफी संत साईं मियाँ मीर, तो इनके द्वारा रखी गई थी। नोट कीजिएगा जो सूफी संत साईं मियाँ मीर थे लाहौर के रहने वाले थे। देखिए NTPC जो CBT बन हुआ था वहाँ ये सवाल पूछा गया था कि सूफी संत साईं मियाँ मीर कहाँ के रहने वाले थे, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि थोड़ा बेसिक से पढ़ा जाए तो ठीक है। तो कहाँ के थे वे? लाहौर के थे, और सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के दोस्त भी थे। तो इन्होंने इसकी नींव रखी थी। इनमें से कौन सा विकल्प दुर्बलता मंडल यानी एस्थेनोस्फीयर की स्थिति को दर्शाता है? तो यानी ये किसके नीचे स्थित है? दुर्बलता मंडल कहाँ स्थित है, इसकी स्थिति पूछी गई है एस्थेनोस्फीयर की। तो ये स्थित है स्थल मंडल के नीचे। आंसर दूसरा स्थल मंडल। देखिए पृथ्वी को मुख्यतः तीन परतों में बांटा गया है। जो सबसे ऊपर होती है उसे कहा जाता है क्रस्ट, और उसके नीचे मेंटल, बीच में होती मेंटल, और सबसे नीचे होती कोर, या हिंदी में कहा जाता है इसे क्रोड। तो 3 परतों में इसे मुख्यतः बांटा गया है।
अब देखिए ये क्रस्ट है और पूछा गया इसमें एस्थेनोस्फीयर। तो एस्थेनोस्फीयर ये वाली है जो मेंटल होती है ना, तो ये मेंटल में ही आती है एस्थेनोस्फीयर और लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर इसे मेंटल कहा जाता है और ये एस्थेनोस्फीयर मेंटल है। तो परत तो ऐसी की है, मेंटल की है, लेकिन जो स्थल मंडल है ये कोर और जो मेंटल की जो ऊपरी परत है लिथोस्फीयर मेंटल, तो इन दोनों को मिलाकर ये स्थल मंडल बनता है। तो इसके नीचे होती है, मैं आपको इसमें चित्र से आसानी से बता रहा हूँ। तो ये एस्थेनोस्फीयर होती है उसके नीचे, स्थल मंडल के नीचे, और इसके बारे में कुछ डिटेल है यहाँ से आप देख सकते हैं। वैसे मैंने आपको ये सब चित्र में बता दिया है। अब बात करते हैं एस्थेनोस्फीयर इसके बारे में। तो जो पूछा गया था उसके बारे में देखेंगे। एस्थेनोस्फीयर इसका जो मोटाई है लगभग 100 से 700 किलोमीटर के बीच है। यह ऊपरी मंडल का नरम लचीला हिस्सा है जो धीमी गति से बहता है। यह मंडल की वह परत है जो स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर के ठीक नीचे स्थित है। इसलिए एस्थेनोस्फीयर ऊपरी मंडल का हिस्सा है लेकिन स्थल मंडल का हिस्सा नहीं है। तो ये जरूरी पॉइंट है, मेंटल का तो ये हिस्सा है लेकिन स्थल मंडल का हिस्सा नहीं है। स्थल मंडल क्रस्ट और कठोर ऊपरी मंडल, जबकि एस्थेनोस्फीयर स्थल मंडल के नीचे की परत है। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी के विलय के बाद नवगठित संसद टीवी के सीईओ का नाम क्या था, यानी क्या है, तो तब रवि कपूर थे इसके सीईओ। तो वर्तमान में बात करें तो संसद टीवी, पहले बात करते हैं संसद टीवी। तो ये संसद टीवी एक भारतीय सरकारी टेलीविज़न चैनल है जो भारतीय संसद के दोनों सदनों यानी भारतीय संसद की कार्रवाई और अन्य सार्वजनिक मामलों के कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। स्थापना कब हुई थी इसकी, तो मार्च 2021 में। तो ये मौजूदा सदन चैनलों लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर बनाया गया है। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी जो प्रोग्रामिंग भाषा है हिंदी लोकसभा में और अंग्रेजी राज्यसभा में उपयोग होती है। और जो सीईओ पूछे गए थे अभी वर्तमान में कौन है, रजत पुनानी। उस महान व्यक्ति का नाम बताएं जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया। तो ये आर्यभट्ट थे। अब बात करेंगे आर्यभट्ट इनके बारे में। आर्यभट्ट एक महान भारतीय गणितज्ञ और खगोलविद थे। जन्म हुआ था इनका 476 ईस्वी में कुसुमपुरा या पाटलिपुत्र गुप्त साम्राज्य में हुआ था। वर्तमान में पटना बिहार में है। 550 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी दो प्रमुख रचना हैं, ये आर्यभट्टी। इसमें देखिए दोनों रचनाएं इनकी पूछी जाती हैं कि आर्यभट्टी किसकी रचना है, तो आर्यभट्ट की। इसमें उन्होंने गणित और खगोलीय विज्ञान से जुड़े उनके विचार और सिद्धांत शामिल हैं। तो इसमें यह भी बताया गया है कि उन्होंने यह ग्रंथ 30 साल की उम्र में लिखा है। आर्य सिद्धांत ये दूसरा है, उनके खगोल विज्ञान के सिद्धांत पर आधारित हैं। आर्यभट्ट ने पाई की सटीक गणना की और शून्य का उपयोग किया और ग्रहों की गति के बारे में गहराई से अध्ययन भी किया था। और अगला क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है, तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वेबर है। देखिए इसके 5 से 7 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ जो साइंस है इसके। तो जो पास्कल है दाब की ऐसा इकाई है। फेराडे विद्युत धारिता की ऐसा इकाई है। हेनरी चुंबकीय प्रेरकत्व है, तो ये प्रेरकत्व की ऐसा इकाई है। यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीकी महाद्वीप से संबंधित थे, तो बुतरस घाली थे। जो संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव थे वो ट्रेग वैली थे। लेकिन इनसे पहले जो क्लेयड बेन हैं जब एक कार्यवाहक इसके महासचिव बनाए गए थे 1945 से लेकर 1946 के बीच रहे थे और 21 देश से थे, इंग्लैंड से। और जो इसके दूसरे बने थे, पहले हो गए ट्रेग वैली नॉर्वे देश से जो स्वयं पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था। इनके बाद दूसरे बने थे डैग हैमर इसके जॉल्ट जो स्वीडन देश से थे। अफ्रीका में हवाई दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। यूथांते तो ये म्यांमार देश से थे। और ये पहले कार्यवाहक महासचिव
फिर बाद में महासचिव बने थे। नोट कीजिएगा एक बात ये भी है कि वे पहले ऐसे व्यक्ति थे जो ना तो स्कैंडिनेवियाई थे और ना ही यूरोपीय थे, बल्कि पहले एशियाई थे। यानी यूएनओ के महासचिव बनने वाले वो पहले महासचिव थे। यू थंट जो म्यांमार देश से थे। कार्ट बाल्डहेम ये ऑस्ट्रेलिया देश से हैं और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व राष्ट्रपति रहे थे। और इन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए हैं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के रूप में। जेवियर पेरेज डी क्वेला तो ये पेरू देश से हैं। ये पेरू के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं और इन्होंने भी दो कार्यकाल पूरे किए हैं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के रूप में। बुतरस घाली मिस्र देश से हैं। अफ्रीका महाद्वीप का देश है मिस्र, तो वहाँ से हैं। और फिर साथ में हैं कोफी अन्नान, ये घाना देश से हैं, ये भी अफ्रीका में पड़ता है। नोट कीजिएगा कोफी अन्नान और संयुक्त राष्ट्र इन्हें 2001 में नोबेल शांति पुरस्कार के इन दोनों को ये पुरस्कार दिया गया था, तो ये सह प्राप्त करता है। 2001 में पुरस्कार मिला था शांति का। लगातार 2 कार्यकाल इन्होंने भी पूरे किए हैं। बान की मून दक्षिण कोरिया से हैं। एंटोनियो गुतेरेस तो देखिए ये पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। तो इनका देश पूछा जाता है और ये किस नंबर के संयुक्त राष्ट्र के महासचिव रहे थे। इनमें से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का एक उदाहरण है? तो आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है। और जो ये तारों का टिमटिमाना है तो ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। कणों द्वारा प्रकाश प्रकीर्णन का मतलब है जब प्रकाश छोटे छोटे कणों जैसे धूल, पानी की बूंदें या बर्फ के कण से टकराता है तो वह अलग अलग दिशाओं में बिखर जाता है। इसी प्रक्रिया की वजह से आकाश नीला दिखाई देता है और सूर्य के चारों ओर प्रभामंडल जैसी घटनाएं होती हैं। बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन के बारे में। रोम किससे बनी होती है? तो देखिए रोम विद्युत एकीकृत परपथों यानी आईसी चिप है। देखिए कंप्यूटर की मेमोरी 3 प्रकार की होती है मुख्यतः। एक प्राथमिक मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी और एक कैश मेमोरी। जो रजिस्टर मेमोरी है ये जो सीपीयू उसी में लगी होती है, लेकिन इसे प्राथमिक मेमोरी है इसी के अंतर्गत माना जाता है। तो प्राइमरी मेमोरी में रैम आती है और रोम आती है। वैसे जो प्राइमरी मेमोरी है ये अस्थायी मेमोरी है यानी वॉलेटाइल मेमोरी है, और जो सेकेंडरी मेमोरी है ये स्थायी मेमोरी है यानी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। लेकिन जो इसमें भी रोम है वैसे ये अस्थायी मेमोरी है प्राइमरी मेमोरी, लेकिन रोम इसके अंतर्गत आती है और रोम वहाँ पूछा गया था ये सवाल में। तो ये जो रोम है ये स्थायी मेमोरी है। तो इनमें से याद रखिएगा रैम तो अस्थायी है लेकिन रोम स्थायी है यानी नॉन वॉलेटाइल है रोम। और इनके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। तो अभी इनके सभी के बारे में बात करेंगे। पहले ये समझिए कि कौन सी मेमोरी किसके अंतर्गत आती है। तो यहाँ आपने ये समझ लिया होगा, जैसे जो सेकेंडरी मेमोरी इसमें हार्ड डिस्क आती है, मैग्नेटिक टेप, सीडी, डीवीडी, चिप, डिस्क, ईटीसी, यानी जो कंप्यूटर के साथ आती हैं उन्हें प्राइमरी मेमोरी में रखा जाता है। और जो बाज़ार से लगाई जाती हैं यानी बाहर से कोई सामान उसमें लगाया जाता है, जो मेमोरी लगाई जाती हैं तो उन्हें सेकेंडरी मेमोरी माना जाता है। जो मेमोरी के प्रकार हैं आईसी आधारित मेमोरी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड मेमोरी। अधिकांश प्राइमरी मेमोरी जैसे रैम, रोम और कैश और रजिस्टर मेमोरी आईसी से बनी होती हैं। वहाँ ये पूछा गया था ये किससे बनी होती हैं। तो जो प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आती हैं वो अधिकतर मेमोरी इंटीग्रेटेड सर्किट की बनी होती हैं। नोट कीजिएगा मैग्नेटिक मेमोरी यानी चुंबकीय मेमोरी और ऑप्टिकल मेमोरी दोनों ही सेकेंडरी जो मेमोरी है उसका हिस्सा हैं। इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहाँ की भूमि और लोगों के बारे में जानने के लिए सलाह दी थी? तो जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, तो इनके द्वारा ये सलाह दी गई थी। तो आंसर इसका
चौथा होगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। और कब हुआ था जन्म? 9 मई 1866 को। गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु थे गांधी जी के। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? महादेव गोविंद रानडे। तो यहाँ एक एक क्वेश्चन, एक एक पॉइंट में ये सवाल पूछे जाते हैं, इनके गुरु पूछे जाते हैं। तो गोखले के गुरु थे महादेव गोविंद रानडे। और गोपाल कृष्ण गोखले के, जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, गांधी जी के गुरु थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 12 जून 1905 को महाराष्ट्र के पुणे में। इतवाद एक अंग्रेजी के दैनिक समाचार की शुरुआत गोपाल कृष्ण गोखले इनके द्वारा की गई थी 1911 में नागपुर से। और आगे बात करें तो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे, 1905 में बने थे। तो ये पूछा जाता है कि गोपाल कृष्ण गोखले किस वर्ष से कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो बनारस में जो अधिवेशन हुआ था 1905 में, उसमें ये अध्यक्ष बने थे। गतिमान एक्सप्रेस झांसी को किससे जोड़ती है? तो हजरत निजामुद्दीन को ये जोड़ती है। आंसर है चौथा, हजरत निजामुद्दीन। बात करें हम जो गतिमान एक्सप्रेस है इसके बारे में, तो इसकी शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को हुई थी। हजरत निजामुद्दीन जो दिल्ली में स्टेशन है और आगरा छावनी के बीच चली थी। तो दिल्ली से आगरा छावनी के बीच चली थी शुरुआत में, लेकिन 2018 में इसका मार्ग बढ़ाया गया था। तो 19 फरवरी को इसे आगरा से ग्वालियर तक बढ़ाया गया। बाद में 1 अप्रैल को इसे वीरांगना लच्छीबाई जंक्शन तक बढ़ाया गया, जो कि 2022 में इसका नाम बदला गया है। झांसी रेलवे स्टेशन था पहले नाम इसका। देश की दूसरी सबसे तेज़ रफ्तार ट्रेन है, यानी तेज़ गति से चलने वाली ट्रेन है गतिमान एक्सप्रेस। तो दूसरे स्थान पर आती है तेज़ गति में भारत में। इसकी गति है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। बात करें भारत की जो टॉप स्पीड ट्रेन है इनके बारे में, तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, देखिए। तो भारत की सबसे जो तेज़ गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है अभी वर्तमान में? तो ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। और इसका पहले नाम कौन सा क्या था? ट्रेन 18 है। देश की सबसे तेज़ स्पीड चलने वाली ट्रेन है। लगभग गति है इसकी 180 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो गतिमान एक्सप्रेस थी उसकी 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। पहले वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन 15 फरवरी 2019 को किया गया था। दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी। वंदे भारत देश की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। हिमालय पर्वत को किस में विभाजित किया गया है? देखिए, हिमालय जो पर्वत है उसको 4 श्रेणियों में बांटा गया है। एक ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो जो हिमाचल हिमालय, जो मध्य हिमालय को कहा जाता है हिमाचल हिमालय, अभी इनके बारे में डिटेल में आगे जानेंगे। तो हिमाचल हिमालय, हिमाद्री और शिवालिक, ये इसका सही क्रम होगा दूसरा वाला। जो हिमालय पर्वत है इसके 4 पर्वत श्रृंखला में बांटा गया है मुख्यतः। तिब्बती हिमालय या ट्रांस हिमालय कहा जाता है। ये सबसे ऊपरी श्रृंखला है हिमालय की, जो कि तिब्बत के करीब है। महान हिमालय या ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री, तो यह हिमालय की दूसरी यानी नंबर में दूसरा है ऊपर से। तो हिमालय की सबसे ऊंची और प्रमुख श्रृंखला है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट नेपाल में। तो ये ग्रेटर हिमालय यानी हिमाद्री में ही स्थित है। तो एक क्वेश्चन में यहाँ से भी पूछा जाता है। हिमाचल वहाँ ऑप्शन में था हिमाचल। तो हिमाचल या लघु या मध्य हिमालय या निम्न हिमालय इसे कहा जाता है। तो इसके इतने नाम हैं। यह शिवालिक है जो उससे ठीक ऊपर है और इसकी ऊंचाई शिवालिक से थोड़ी ज़्यादा है। और प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ इसकी पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, नागटीवा और महाभारत। तो जो शिवालिक श्रेणी है इसे बाह्य हिमालय या उप हिमालय भी कहा जाता है। और ये सबसे नीचे की श्रेणी है हिमालय की, जो बांटा गया है उसे उसके हिसाब से।
तो ये हिमालय की सबसे दक्षिणी और सबसे निचली श्रेणी है। हिमालय का नवीनतम ये भाग भी है। गॉडविन ऑस्टिन यानी केटू तो एक काराकोरम राज्य में स्थित है, जो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। अन्नापूर्णा हिमालय पर्वत का हिस्सा है और ये नेपाल में स्थित है। भारत के संविधान के इनमें से किस अंगों या प्रावधानों को संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो ये न्यायिक समीक्षा है। अब बात करेंगे न्यायिक समीक्षा के बारे में और जो चारों ऑप्शन हैं इनके बारे में। देखिए न्यायिक समीक्षा, तो न्यायिक समीक्षा से मतलब है कि अदालतें या सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय सरकार के फैसलों, कानूनों या कामों की जांच कर सकता है। जो ये सर्वोच्च न्यायालय है या उच्च न्यायालय, ये इनकी जांच कर सकता है कि वे सही हैं या नहीं। अगर सरकार का कोई काम या कानून संविधान या नियमों के खिलाफ है तो अदालतें उसे रद्द कर सकती हैं। तो इसे ही न्यायिक पुनर्विलोकन कहा जाता है, यानी न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू। तो यह प्रक्रिया इस बात को सुनिश्चित करती है कि सरकार की हर शाखा, जैसे कार्यकारी या विधायी, अपनी सीमाओं के अंदर रहे और किसी का अधिकार है ना छीने। न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशली रिव्यू भारत के संविधान की मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उसने यह तय किया था कि संविधान की मूल संरचना को संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो ये सवाल अभी जो RRB जेईई का पेपर हुआ है उसमें सेम पूछा गया था, यानी इनका नाम दिया गया था किस केस में अवधारणा दी गई थी। अब बात करें एग्जाम्पल के बारे में। सरकार धर्मनिरपेक्ष शब्द है, तो जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है शब्द को हटाने की कोशिश करे तो सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द कर सकता है। अब इसका निष्कर्ष ये है कि न्यायिक पुनर्विलोकन को संविधान की मूल संरचना का हिस्सा होने के कारण संशोधित नहीं किया जा सकता है। अन्य विकल्पों में संशोधन संभव है, लेकिन उनकी अपनी सीमाएं और शर्तें हैं। और भारतीय संविधान में यह अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। पुलित्जर पुरस्कार प्रथम भारतीय विजेता कौन थे? तो गोविंद बिहारी लाल थे। आंसर पहला है गोविंद बिहारी लाल। और गोविंद बिहारी लाल को ये पुरस्कार 1937 में मिला था। तो ये पहले भारतीय बने थे पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले। गोविंद बिहारी लाल एक भारतीय अमेरिकी पत्रकार थे और स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। पुलित्जर पुरस्कार के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1917 में जोसेफ पुलित्जर की वसीयत के आधार पर की गई थी। किसके द्वारा ये प्रदान किया जाता है? तो अमेरिका में हर साल न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाता है। 23 कैटेगरी में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये क्षेत्र भी इनका क्षेत्र पूछा जाता है और ये किस वर्ष से शुरू हुआ था तब से पूछा जाता है। तो 1917 में इसकी शुरुआत हुई थी। पत्रकारिता, साहित्य और संगीत यानी कला, तो इन 3 क्षेत्रों में पुरस्कार दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जापान में है। देखिए संयुक्त राष्ट्र से संबंधित काफ़ी ये सवाल पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। देखिए जो केशवानंद भारती बनाम थे उनका जो केस है वह पूछा गया था। तो इससे पहले ये सवाल NTPC में यहाँ पूछा गया था। मैंने ये पेपर में कराया था और उसके बारे में डिटेल में बताया था। तो ये थोड़ा घुमा के या तो घुमा के पूछता है या उनसे जुड़ा हुआ ही कुछ पूछा जाता है। तो आगे भी देखिए संयुक्त राष्ट्र से संबंधित काफ़ी सवाल पूछे जाएंगे और इस बार भी बहुत सारे सवाल पूछे गए थे। तो संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय मुख्यालय कहाँ है? जापान में। बात करते हैं वो संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के बारे में। तो दिसंबर 1972 को ये स्थापित किया गया था शिबा टोक्यो, जो जापान की राजधानी टोक्यो, तो वहाँ पर इसका मुख्यालय है। उद्देश्य इसका सहयोगात्मक अनुसंधान और शिक्षा के माध्यम से मानव विकास और कल्याण से संबंधित वैश्विक मुद्दों को हल करने में मदद करता है। कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा को उपयोग करता है? प्रकाश ऊर्जा का उपयोग कौन करता है?
तो देखिए कोशिका के कई अंग होती हैं जिन्हें कोशिकांग कहा जाता है, जैसे गोल्जी कोय, माइक्रोकॉन्ट्रिया और राइबोसोम और हरितलवक, ये सभी कोशिका के कोशिकांग हैं। तो इसे हरितलवक या क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, जो कि प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। तो आंसर इसका चौथा होगा हरितलवक। अब बात करते हैं हरितलवक या क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो क्लोरोप्लास्ट एक खास कोशिका का कोशिकांग है जो ज़्यादातर पौधों और शैवाल की कोशिकाओं में पाया जाता है। इसे प्लास्टेड के रूप में भी जाना जाता है। इसका मुख्य कार्य ये है कि प्रकाश संश्लेषण करना, यानी सूरज की रोशनी से ऊर्जा लेकर उसे पौधे के लिए भोजन या शुगर में बदलना। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक हरा रंग होता है जो सूरज की रोशनी को पकड़ता है। पर्चकली इनमें से किस प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो पर्चकली लक्षद्वीप का लोक नृत्य है। आंसर है पहला लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप ये स्थित है, ये इसकी लोकेशन है लक्षद्वीप की। अब बात करें लक्षद्वीप के बारे में, तो देखिए 36 छोटे छोटे द्वीपों से बना है। ये द्वीप भारत के केरल मालाबार से लगभग 220 से और 440 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित है। यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, जो कि 32.62 वर्ग किलोमीटर में फैला है। गठन कब हुआ था इसका? तो 1 नवंबर 1956 को लक्षद्वीप का गठन हुआ था। कावारत्ती इसकी राजधानी है। सबसे बड़ा शहर एंड्रोट है। लक्षद्वीप में 36 द्वीपों से बना है, लेकिन 10 द्वीपों पर आबादी बसी है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है। कल्पेनी से मिले पुरातत्व साक्ष्य इस क्षेत्र में 1500 ईसा पूर्व से मानव बस्ती का संकेत देते हैं। लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा मलयालम है। हालांकि प्रशासनिक और आधिकारिक कार्यों में अंग्रेजी भाषा का उपयोग होता है, जबकि मलयालम एक बोली जैसरी व्यापक रूप से बोली जाने वाली मूल भाषा है। मिनिकॉय द्वीप में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा दिवेई है। दुनिया का पहला कम तापमान थर्मल बिलवड़ीकरण संयंत्र 2005 में लक्षद्वीप के कावारत्ती द्वीप में शुरू हुआ था। इसका काम है कि समुद्र के खारे पानी को पीने लायक मीठा बनाना है। और इसके प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं कोलकली और परचकली। प्रफुल्ल पटेल वर्तमान में इसके प्रशासक हैं। तो बोकारो, भिलाई और राउरकेला और दुर्गापुर से संबंधित हैं। ये जो चारों शहर हैं तो स्टील प्लांट से संबंधित हैं सभी, इसलिए ये से संबंधित हैं। दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर आपस में इनका संबंध है। और ये सभी भारत के प्रमुख इस्पात संयंत्र या स्टील प्लांट के लिए प्रसिद्ध शहर हैं। इन्हें स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी जो स्थापित कारखाने हुए थे, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए थे। ये 1956 से लेकर 1961 के बीच चली थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना का समय काल भी पूछा जाता है। भिलाई संयंत्र जो वर्तमान में कहाँ है? छत्तीसगढ़ राज्य में सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित की गई थी। दुर्गापुर वर्तमान में पश्चिम बंगाल में है। तो दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किए गए थे। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले सवाल हैं। यानी दुर्गापुर किसके सहयोग से स्थापित किए गए थे? ब्रिटेन के। राउरकेला तो ये उड़ीसा राज्य में है, पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। नोट करने वाली बात यह है कि बोकारो झारखंड राज्य में है, तो इसे सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था, लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 के बीच चली थी। निम्नलिखित में से किस पौधे में पादप के रूप में एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल व अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं? यानी जाइलम और फ्लोएम, यहाँ इन दोनों की बात की गई है। तो सबसे पहले बात करें, इसमें जो सही आंसर है वो मर्सिलिया है। देखिए जो जाइलम और फ्लोएम, अब पहले बात करते हैं जो पादप चक्र है, इसको दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। एक तो होता है
अपुष्पोद्भिद यानी क्रिप्टोगेमस, और दूसरा होता है पुष्पोद्भिद यानी फेनेरोगेमस। तो जो अपुष्पोद्भिद हैं इसके अंतर्गत थैलोफाटा और ब्रायोफाटा ये आते हैं। तो और जो थैलोफाटा इसमें शैवाल, कवक और जीवाणु। यहाँ से ये पूछा ग्रुप टी में ये पूछा गया था कई बार, कौन अपुष्पोद्भिद के अंतर्गत नहीं आता है, ऐसे पूछा जाएगा, या कौन थैलोफाटा का भाग है, ऐसे पूछा जाता है। तो थैलोफाटा में शैवाल, कवक और जीवाणु ये आते हैं। और बात करें यहाँ जो सवाल पूछा गया उसके बारे में, तो जो जाइलम और फ्लोएम के बारे में बात की गई है। तो जाइलम और फ्लोएम थैलोफाटा और ब्रायोफाटा इन दोनों समूहों में नहीं पाया जाता है, लेकिन टेडोफाटा में ये पाया जाता है। तो जो मार्सिलिया है टेडोफाटा के अंतर्गत आता है। तो वहाँ ऑप्शन में था कारा। तो यह एक शैवाल है, तो ये थैलोफाटा के अंतर्गत आता है, जिसमें जल और पोषक तत्वों के सम्मेलन के लिए विशेष ऊतक नहीं होते हैं उन दोनों में। जो थैलोफाटा है उसमें शैवाल भी आता है। तो थैलोफाटा है, देखिए इसमें शैवाल, कवक और जीवाणु ये तीनों आते हैं। और उसके बाद है फिर मॉस। तो मॉस ब्रायोफाटा के अंतर्गत आता है। तो मॉस में भी संवहनी ऊतक नहीं पाए जाते हैं। रेक्सिया तो यह भी ब्रायोफाटा का हिस्सा है। मार्सिलिया तो ये टेडोफाटा का हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ओलिगोपोलिस्टस के बीच किस अनुबंध का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो ये ओपेक है। अब बात करेंगे ओलिगोपोलिस्टस के बारे में। ओलिगोपोली आर्थिक अवधारणा है और ये एक बाजार संरचना है, न कि संगठन है। ओलिगोपोली एक ऐसा बाजार होता है जहाँ कुछ ही कंपनियाँ मिलकर पूरे बाजार पर नियंत्रण रखती हैं। इन कंपनियों का आपस में काफ़ी असर होता है, यानी अगर एक कंपनी कुछ बदलाव करती है, जैसे कीमतें बढ़ाती है या घटाती है, तो बाकी कंपनियां भी उस पर प्रतिक्रिया देती हैं। और बात करें जो इसके निष्कर्ष के बारे में, तो ओलिगोपोली को वैश्विक संगठन नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यह केवल एक बाजार संरचना है और इसका उद्देश्य सीमित बाजार में प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित करना है। वहीं वैश्विक संगठन यानी WHO या UNO का कार्यक्षेत्र पूरे विश्व तक फैला होता है और वे लाभ के बजाय समाज की भलाई पर ध्यान देते हैं। और ये बात करें ओपेक के बारे में, तो ओपेक का यहाँ फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा। तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। यह एक कार्टेल यानी उत्पादक संघ है जो प्रमुख तेल उत्पादक देशों का समूह है और वैश्विक तेल उत्पादन और कीमतों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करता है। स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1960 में, 14 सितंबर 1960 को बगदाद में। वर्तमान में सदस्य देश हैं 12। देखिए इसमें कुछ सदस्य देश ज़्यादा थे लेकिन वो निकल गए हैं। तो 12वां जो सदस्य देश बना है कांगो गणराज्य है, मध्य अफ्रीका का ये देश है। जनवरी 2024 तक ये जो अपडेट है तो 12 हैं। मुख्यालय कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में। अभी वर्तमान में महासचिव कौन है इसके? तो हैतम अल गैस हैं जो कुवैत देश से हैं। तो ओपेक में जो सदस्य देश थे लेकिन उन्होंने इसकी सदस्यता छोड़ दी है। तो सबसे लास्ट में छोड़ा उसने अंगोला ने, अभी 2023 में, शायद दिसंबर में छोड़ा है, दिसंबर 2023 में। और इससे पहले कतर ने छोड़ा था इसे। तो इससे पहले 2020 में इक्वाडोर ने छोड़ा था, उसके बाद कतर ने, और उससे भी पहले इंडोनेशिया ने छोड़ा है 2016 में। और एक बात नोट कीजिएगा, भारत ओपेक का सदस्य नहीं है। भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस दौरान हुई थी? तो बंगभंग विरोधी आंदोलन के दौरान हुई थी। तो आंसर इसका दूसरा है। अब जो ये दोनों आंदोलन हैं, बंगभंग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। देखिए स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी
7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से की गई थी। और जो मैंने आपको वीडियो दी है उनमें ये कराए गए सवाल हैं। तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरोध में हुई थी। महात्मा गांधी ने इसे स्वराज या स्वशासन की आत्मा के रूप में वर्णित किया। स्वतंत्रता पूर्व भारत में स्वदेशी आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया था। तो ये सवाल पूछा गया था एनटीपीसी में कि स्वदेशी आंदोलन ने किस उत्पाद को बढ़ावा दिया था। तो कपास उत्पाद को बढ़ावा दिया था। ये पूछा गया सवाल है पिछली बार। महात्मा गांधी के नेतृत्व में ब्रिटेन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन एक आत्मनिर्भर आंदोलन था। यह आंदोलन न केवल बंगाल तक सीमित रहा बल्कि पूरे भारत में फैल गया था। बंगाल से बंगाल विभाजन के बारे में बात करें तो बंगाल विभाजन की घोषणा 19 या 20 जुलाई को 1905 में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन थे उनके द्वारा की गई थी। तो तब की गई थी। बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था? तो घोषणा जो जुलाई में की गई थी 1905 में, लेकिन लागू कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। और रद्द कब हुआ था? यानी जो बंगाल विभाजन है चालू हुआ था 1905 में और 1911 में रद्द हो गया था। भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग सेकंड थे, इनके समय समाप्त हुआ था 12 दिसंबर को। आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ ये सवाल पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इस आंदोलन में लोगों ने वंदे मातरम और आमार सोनार बांग्ला गाया था। इस दिन को बंगाल के लोगों ने राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया था, यानी 16 अक्टूबर को। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये पॉइंट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया बंगभंग आंदोलन, तो इसकी शुरुआत की गई थी 16 अक्टूबर 1905 को। तो इसके विरोध में आंदोलन चलाया गया था। विकासशील देशों में ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए यहाँ खालिस्तानी यानी किस वर्ष में इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट यानी IFAD का गठन किया गया था। तो इसकी स्थापना 1977 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। तो यहाँ ये सवाल पिछली बार ये पूछा गया था कि कौन संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी नहीं है। तो मैंने आपको वहाँ बताया था और 15 एजेंसियों की लिस्ट दी थी जो कि संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी हैं। तो संयुक्त राष्ट्र की 15 विशेष एजेंसी हैं। तो उनमें से एक दिया गया था जो ऑप्शन थे, यानी जो 15 विशेष एजेंसी हैं संयुक्त राष्ट्र की, तो वहाँ ऑप्शन चारों थे लेकिन एक नहीं था, तो वो अलग था ऑप्शन। और मैंने वैसे आपको 15 की जो लिस्ट है उस वीडियो में दी थी। इससे जो पिछला वीडियो शायद उसमें कराई गई थी। अब बात करते हैं कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष के बारे में, यानी इंग्लिश में बात करें तो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। यह विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और भुखमरी को दूर करने के लिए काम करती है। यह एकमात्र बहुपक्षीय विकास संगठन है जो पूरी तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। IFAD की स्थापना की गई थी 15 दिसंबर 1977 को। प्रकार है तो ये संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है जो कि 15 विशेष एजेंसी उनमें से एक है। मुख्यालय कहाँ इसका? रोम, इटली में। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अल्वारो लारियो। वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? गेराल्डिन मुकेश माना। समुद्र के नीचे से गुजरने वाली भारत की पहली सुरंग वर्ष 2023 में यानी कहाँ बनेगी? तो करंट में ये पूछा गया सवाल था। आंसर है मुंबई में। अब बात करें इसके बारे में, भारत की पहली जो समुद्र के नीचे सुरंग है इसके बारे में, तो ये स्थान स्थित कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। तो मुंबई कोस्टल रोड परियोजना के हिस्सा है और इसकी कुल लंबाई है 2.07 किलोमीटर। किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300A में एक के तहत सामान्य विधिक अधिकार के रूप में परिवर्तित किया गया था? तो 44वां संशोधन हुआ था 1978 में। तब इसे जो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से
कानूनी अधिकार बनाया गया था। तो 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, इसके द्वारा कई बदलाव किए गए थे। तो एक तो ये हो गया, जो मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार, यह अनुच्छेद 31 के तहत था, लेकिन इसे समाप्त करके अनुच्छेद 301 के तहत विधि या कानूनी अधिकार बनाया गया था। और इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा की जो समय अवधि थी 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष की गई थी। देखिए, जो पहले भी ये अवधि 5 वर्ष थी, लेकिन बीच में जो कांग्रेस सरकार थी उसके द्वारा बढ़ाई गई थी 1 वर्ष, यानी 6 वर्ष के लिए किया गया था। तो उसके बाद फिर इसे 5 वर्ष ही किया गया था। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों को हल करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया। पहले राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए आंतरिक अशांति जैसे दंगे या हिंसा को आधार माना जाता था। अब इसे बदलकर सैन्य विद्रोह यानी सेना का सरकार के खिलाफ बगावत के आधार पर इसे बनाया गया था राष्ट्रीय आपातकाल। जो राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि अगर मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट ने कोई सलाह दी है तो वह सलाह पर फिर से विचार करने के लिए उसे वापस भेज सकता है। लेकिन अगर मंत्रिमंडल वही सलाह दोबारा भेजेगा तो राष्ट्रपति को उसे मानना पड़ेगा। राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए राष्ट्रपति केवल तभी घोषणा कर सकते हैं जब उन्हें कैबिनेट से लिखित सिफारिश मिले। राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल को संसद के द्वारा 1 महीने के अंदर ही मंजूरी मिलनी चाहिए, वरना वह आपातकाल खत्म हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुणे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? यानी जो सुभाष चंद्र बोस हैं, इससे पहले 1938 में भी जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, फिर दोबारा 1939 में बने थे। तो ये पूछा गया था यहाँ किसे हराकर बने थे, तो काफ़ी चर्चित रहे थे तब, क्योंकि जो पट्टाभी सिद्धारमैया हैं, गांधी जी ने इन्हें समर्थन दिया था पट्टाभी सिद्धारमैया को, तो ये पट्टाभी सिद्धारमैया को हराकर बने थे। अब बात करते हैं जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। त्रिपुरी अधिवेशन ये कांग्रेस का 52वां अधिवेशन था। ये यहाँ से शुरू है, तो ये हुआ था 52वां था। स्थान कहाँ था? जबलपुर में। त्रिपुरी अधिवेशन मध्य प्रदेश राज्य में। नर्मदा नदी तो ये नीचे यहाँ से शुरुआत है। तो स्थान कहाँ था इसका? जबलपुर मध्य प्रदेश में। तो नर्मदा नदी है कि तिलवारा घाट के पास ही स्थित है त्रिपुरी में। स्थिति कौन सी थी? 1939 में। अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये बने थे सुभाष चंद्र बोस। दूसरी बार सुभाष चंद्र बोस ने हराया था महात्मा गांधी की प्रतिनिधि पट्टाभी सिद्धारमैया। इनको 203 वोटों से हराकर जीत दर्ज की थी। तो इसी के चलते नेताजी जीत गए थे। उसके बाद गांधी जी और उनके बीच मनमुटाव हो गया था। इसी के चलते नेताजी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। और 1939 में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। तो ये गठन कब किया गया था इसका? तो ये पूछा गया कई बार। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 में किया गया था, जिसका विचार उन्हें जबलपुर में ही आया था। और यह कांग्रेस का पहला ऐसा अधिवेशन हुआ था जो 52वां था, जो किसी भवन के बजाय खुले स्थान पर हुआ था। अगले क्वेश्चन के बारे में, अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो अफीम खेती के लिए काफ़ी जाना जाता है। आंसर है पहला अफीम। बात करें अफगानिस्तान के बारे में, तो अफगानिस्तान की लोकेशन मैप में ये है। इसकी राजधानी काबुल है। ऑफिशियली लैंग्वेज कौन सी है? पश्तो और दारी। सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अंकुद ज़्यादा हैं। प्रधानमंत्री हसन अंकुद, जो कि अभिनय हैं यानी कार्यकारिणी अभी वर्तमान में। और चीफ जस्टिस कौन है? अब्दुल हकीम हक्कानी। देश में हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला है, सबसे महत्वपूर्ण है, जो देश को 2 हिस्सों में बांटती है। अफगानिस्तान का उपनाम एशिया का तेलवी से कहा जाता है। आधुनिक अफगानिस्तान की शुरुआत 18वीं शताब्दी में दुरानी साम्राज्य से हुई थी।
हालांकि दोस्त मोहम्मद खान को भी अक्सर आधुनिक अफगानिस्तान का संस्थापक माना जाता है। जो ब्रिटिश भारत ने अफगानिस्तान को अपने अधीन करने की कोशिश की, लेकिन पहले एंग्लो अफगान युद्ध जो 1838 से 1842 के बीच हुआ था, में उन्हें जो अंग्रेज थे उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। दूसरा अफगान युद्ध हुआ था 1878 से लेकर और 1880 के बीच। तो ये युद्ध जो अफगान युद्ध ये भी कई बार पूछा गया है, ये कब कब हुए थे। तो ब्रिटिश जीत गए थे इसमें दूसरे वाले में। लेकिन तीसरा जो एंग्लो अफगान युद्ध हुआ था 1919 में हुआ था। उसके बाद अफगानिस्तान ने अपनी आज़ादी फिर से हासिल कर ली थी। 1926 में एक स्वतंत्र साम्राज्य बन गया था अफगानिस्तान, जो लगभग 50 सालों तक राजशाही रूप से चला था। 1973 में राजा जहीर शाह को सत्ता से हटाकर अफगानिस्तान को गणराज्य घोषित किया गया था। डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान, यानी यह पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है अफगानिस्तान। तो डूरंड रेखा इन दो देशों के पीछे अफगानिस्तान और पाकिस्तान। प्राकृतिक संसाधन अफगानिस्तान के पास बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे लिथियम, लोहा, जिंक और तांबा। और नोट कीजिएगा, यह दुनिया में कैनविस राल यानी हशीश बनाने का पदार्थ का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला, तो हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला एक लंबी पर्वत श्रृंखला है जो हिमालय की, ये देखिए जो आप लोकेशन देख रहे हैं इसकी हिंदुकुश पर्वतमाला की इस इमेज में, तो ये हिमालय के पश्चिम में स्थित है। ये पहाड़ मुख्य रूप से मध्य और पूर्वी अफगानिस्तान से शुरू होकर उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान और दक्षिण पूर्वी ताजिकिस्तान तक जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश अभी वर्तमान में म्यांमार है। नोट कीजिएगा, पहले अफगानिस्तान अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक था, लेकिन तालिबान सरकार ने इसकी खेती पर रोक लगा दी थी। तो अभी वर्तमान में म्यांमार है अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश। प्रथम सामान्य प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यानी ENIAC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अब बात करें ENIAC के बारे में, तो ENIAC कंप्यूटर विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। ENIAC 1945 में इसे बनाया गया था। और किसने बनाया था इसे? जॉन मॉचली और जेफ प्रेसपर एक्वर्ट। नोट कीजिएगा, इसे अमेरिकी सेना के लिए आर्टिलरी गन यानी तोप चलाने के लिए गणना करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया था। हालांकि इसका पहला इस्तेमाल थर्मोन्यूक्लियर हथियारों यानी परमाणु हथियारों की क्षमता का अध्ययन करने के लिए किया गया। इनमें से कौन दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे? तो आंसर है दूसरा एम अनंत सेनम आयंगर। देखिए, अनंत सेनम आयंगर लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष बने थे, लेकिन ये जो एम अनंत सेनम आयंगर हैं लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष भी रहे थे। इससे पहले बात करें लोकसभा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में, तो पहले इसे देखते हैं। तो लोकसभा का अध्यक्ष भारत की संसद के निचले सदन यानी लोकसभा का पीठासीन अधिकारी और सर्वोच्च प्राधिकारी होता है। आमतौर पर आम चुनावों के बाद लोकसभा की पहली बैठक में अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। अध्यक्ष को कार्यकाल की सुरक्षा नहीं होती है और उसका कार्यकाल सदन की इच्छा पर निर्भर होता है, यानी उसे सदन की तत्कालीन सभी सदस्यों की बहुमत से लोकसभा के प्रस्ताव द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। और बात करें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं लोकसभा से जुड़े, ये पूछा जाता है कि लोकसभा में सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? तो ये बलराम जाखड़ का है। उनका कार्यकाल 9 वर्ष और 329 दिन तक चला था। अनुच्छेद 93, तो इसमें लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष इनका पद दिया गया है। और अनुच्छेद 94, तो इसमें जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इन्हें हटाने का प्रावधान है अनुच्छेद 94 में। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव थे। गणेश वासुदेव मावलंकर कहा जाता है इन्हें। और लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार, जो कि 15वें नंबर की बनी थी। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष
ये अनंत शयनम आयंगर थे। महाबलंकर तो इन्हें वास्तव महाबलंकर इन्हें कहा जाता है। और गठन कब हुआ था लोकसभा का? 15 मई 1952 को। वर्तमान में जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसे प्रतिमाह 1.5 लाख रुपये, सॉरी 4.5 लाख हैं, तो 4.5 लाख रुपये भी मिलते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो यह तय करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय की जाती है, तो ये कौन तय करता है? राष्ट्रपति के द्वारा तय की जाती है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये करता है लोकसभा अध्यक्ष, लेकिन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। राज्यसभा यानी राज्यों की परिषद इसे कहा जाता है। में यानी राज्यसभा में अध्यक्ष का समकक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का भारत का राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। अध्यक्ष सदन के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी लोकसभा के प्रति। तो यहाँ पर ये करंट का सवाल पूछा गया था। उत्तराखंड के इनमें से किस जिले में 7 फरवरी 2021 को ग्लेशियर फटने की वजह से अलकनंदा नदी पर बना ऋषि गंगा बांध क्षतिग्रस्त हो गया था? तो ये किस जिले में था? चमोली में। भूकंप की किन तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है? तो जो एस तरंगें भूकंप की सेकेंडरी तरंगें हैं, तो एस तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन होता है। और बात करें भूकंप के बारे में, यानी अर्थक्वेक, तो भूकंप वह घटना है जब धरती अचानक हिलती या कांपती है, और ये तब होता है जब धरती के अंदर जमा हुई ऊर्जा अचानक बाहर निकलती है। इस ऊर्जा से ज़मीन में लहरें यानी भूकंपी तरंगें बनती हैं, जो धरती को हिलाने लगती हैं। भूकंप को क्वेक या ट्रेमर या टेम्बलर भी कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता मापने वाला पहला पैमाना 1935 में विकसित किया गया था। और किसके द्वारा? तो चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर के द्वारा 1935 में। भूकंप का अध्ययन किया जाता है, तो उसमें सिस्मोलॉजी कहा जाता है उसे। अब बात करें इन तरंगों के बारे में, जो तीनों तरंगें होती हैं, इनकी कुछ विशेषताएं, उनके बारे में बात करते हैं। तो प्राथमिक तरंगें यानी पी तरंगें, तो इन्हें प्राइमरी वेव्स भी कहा जाता है। तो पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर ये गुजर सकती हैं, यानी ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम से गुजर सकती हैं। और यह गति सभी तरंगों से अधिक होती है, यानी इनका औसत वेग है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, जिससे यह तरंगें किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती हैं। पी तरंगें दूसरी यानी द्वितीयक या एस तरंगें, तो इन्हें अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है। यह केवल ठोस माध्यम से ही होकर गुजर सकती हैं, और द्रव गैस में इनका चलना निश्चित नहीं है, यहाँ से ठीक से चल नहीं पाएंगे। और इनका औसत वेग 4 किलोमीटर प्रति सेकंड है। एस तरंगें पी तरंगों के बाद सतह पर आती हैं। सतही तरंगें या एल तरंगें, तो इन्हें धरातली या लंबे तरंगों के नाम से भी जाना जाता है, लंबी तरंगों के नाम से। तो इनकी खोज की थी H.T. लव ने। इन्हें लव वेव्स भी कहा जाता है। ये तरंगें मुख्यतः धरातल तक ही सीमित रहती हैं। सतही तरंगें अत्यधिक विनाशकारी होती हैं। सतही तरंगें भूकंप की ऊर्जा के पृथ्वी की सतह तक पहुंचने के बाद बनती हैं। तो ये जो सतही तरंगें बाद में बनती हैं। भूकंप का उद्भव स्थान, तो जो भूकंप का केंद्र है उसे उद्भव स्थान कहा जाता है। अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर वह स्थित बिंदु है। तो जो ऊपर होता है उसे अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर कहते हैं, और जो नीचे होता है उसे भूकंप का केंद्र कहा जाता है, उद्भव स्थान को। अधिकेंद्र पर सबसे पहले तरंगें पहुंचती है। तो अधिकेंद्र पर सबसे पहले पृथ्वी पर पी तरंगें पहुंचती हैं, तो पी है। पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है? आंसर है ओस्मियम। और ओस्मियम की लोकेशन इसमें आवाज साड़ी में ये वाली है। यहाँ देखिए इनका जो ब्लॉक है, इसमें ब्लॉक है 8 और आवर्त है 6। तो 8 ब्लॉक में और 6 आवर्त में है ओस्मियम। परमाणु क्रमांक है इसका
76। सबसे भारी धातु है ओस्मियम। नोट कीजिएगा घनत्व, तो ओस्मियम का घनत्व सभी ज्ञात तत्वों में सबसे अधिक है, जो इसे बहुत भारी और सघन बनाता है। 6 प्लेटिनम जो प्लेटिनम समूह हैं इनमें से एक है। ओस्मियम एक कठोर लेकिन भंगुर धातु है जो उच्च तापमान पर भी चमकदार बनी रहती है। जो वहाँ बात की गई थी 6 प्लेटिनम धातुओं में से एक है, तो वो 6 प्लेटिनम धातु ये हैं। देखिए डी ब्लॉक में सभी संक्रमण धातुएं शामिल हैं। ये जो 6 धातुएं ये वाली प्लेटिनम तो दिए गए हैं ना, इनको आप उससे देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल से। मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ। इनमें से कौन सी समिति कृषि नीतियों और कार्यक्रमों से संबंधित थी? तो भानु प्रताप ये समिति थी, भानु प्रताप सिंह समिति। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण यानी इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, तो इसका मुख्यालय पूछा गया है। इसका मुख्यालय अबू धाबी यूएई देश में है। तो अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी यानी IRENA, और इसका फुल फॉर्म है इंग्लिश में इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जो पूरी दुनिया में अक्षय ऊर्जा, जैसे अक्षय ऊर्जा में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल और जैव ऊर्जा शामिल हैं, को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। यह पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विशेष रूप से अक्षय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करता है और जो औद्योगिक और विकासशील देश दोनों देशों की ज़रूरतों को पूरा करता है। तो 26 जनवरी 2009 को इसकी स्थापना हुई थी और लागू हुआ था 2010 में। मुख्यालय इसका मस्दर सिटी अबू धाबी यूएई में है और इसकी शुरुआत का सुझाव 1980 की ब्रांड रिपोर्ट में दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र ने इसे मंजूरी दी थी 25 अगस्त 2023 को, तो पिछले साल इसको मंजूरी दी गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस ये नया बनाया गया है, तो ये यहाँ से पूछा जाएगा। 26 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो फ्रांसेस्को ला कैमेरा इटली देश से हैं। और इसके पहले महानिदेशक कौन थे? अदनान जैड अमीन जो केन्या देश से थे। एनओसो के अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 में भारत के जीडीपी में या खालिस्तानी की वृद्धि होने का अनुमान है। तो यहाँ ये माइनस में थी और करंट में ये सवाल पूछा गया था। तो 7.7 माइनस रहने का अनुमान लगाया गया था। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो ये बैकाल झील है। आंसर है पहला बैकाल झील। और बैकाल झील साइबेरिया क्षेत्र में पड़ती है, रूस में। ये जो बैकाल झील है और साइबेरिया क्षेत्र ये वाला है। बात करते हैं बैकाल झील, तो दुनिया की सबसे गहरी झील है और रूस के दक्षिण साइबेरिया में स्थित है। बैकाल के पूर्वी भाग पर जनजाति पाई जाती है, तो ये ब्यूरेट है। झीलों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं, उनके बारे में बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है। तो कैस्पियन सागर झील यहाँ पड़ता है। ये कैस्पियन सागर झील है जो आप ये रेड वाला देख रहे हैं, ये कैस्पियन सागर झील है। दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है जो कि अमेरिका और कनाडा इन दोनों देशों के बीच पड़ती है। नोट कीजिएगा, आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बैकाल झील है। और ये सुपीरियर झील थी, दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो ये सुपीरियर झील थी। लेकिन आयतन में पूछे जाए तो ये बैकाल झील है जो कि रूस में है। विश्व की सबसे लंबी मीठे पानी की झील टंगानिका है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है। 1000 झीलों की भूमि फिनलैंड देश को कहा जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची नौगन्य झील टिटिका झील है जो कि पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित पड़ती है। विक्टोरिया झील अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है तंजानिया और युगांडा इन दोनों देशों के बीच में। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, अफ्रीका महाद्वीप की। और यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में। अब बात करें भारत के बारे में,
झीलों से संबंधित सवाल हैं उनके बारे में। तो भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील है, उड़ीसा राज्य में। भारत की सबसे छोटी झील कौन सी है? तो पुकोड़ झील है, केरल राज्य में। भारत की सबसे गहरी झील मानस सवल झील है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये सांबर झील है, राजस्थान में। सारे क्वेश्चन एक साथ ही मैं आपके लिए यहाँ लेकर आया हूँ। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है। तो वुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर राज्य में है। और यहाँ पूछा गया था बांसवाल झील। तो ये सबसे गहरी झील है, ये भी जम्मू में और ये भी जम्मू कश्मीर में दोनों। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर झील। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? चोलामू। जो चोलामू झील है कहाँ है? सिक्किम राज्य में। नोट कीजिएगा, तीस्ता नदी का उद्गम यहीं से हुआ है, चोलामू झील से। रीजनिंग का सवाल है। तो मनुष्य का संबंध स्तनधारी से है, वैसे ही सांप का संबंध पूछा गया है। तो सांप है सरीसृप, मनुष्य है स्तनधारी। तो आंसर होगा दूसरा सरीसृप। विजया बैंक और देना बैंक का विलय इनमें से किस बैंक में हुआ था? तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया था, इन दोनों बैंकों का विलय। और पहले बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में, फिर उसके बारे में बात करेंगे जो बैंकों का विलय किया गया था उसके बारे में, और जो अभी वर्तमान में कितनी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनके बारे में। तो बैंक ऑफ बड़ौदा इसके संस्थापक हैं सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय। 20 जुलाई 1908 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय बड़ौदा गुजरात में है। और विजया बैंक और देना बैंक का इसमें विलय हुआ था 2020 में। राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया था। और इसके साथ ही 13 अन्य प्रमुख वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। तो कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 19 जुलाई 1969 को। तो ये पूछे जाने वाले पॉइंट हैं सभी, जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र का ये बैंक है। अध्यक्ष हसमुख अधिया हैं। एमडी और सीईओ देवदत्त चंद हैं। बात करें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं उनके बारे में। तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 50% या उससे ज़्यादा की हिस्सेदारी भारत सरकार के पास होती है। इन्हें भारत सरकार या राज्य सरकार का वित्तीय मंत्रालय चलाता है। ये बैंक स्टॉक मार्केट में भी सूचीबद्ध होते हैं, यानी इनके शेयर खरीदे और बेचे जा सकते हैं। साल 2020 में 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय करके 4 नए बैंक बनाए गए थे। तो इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक, जो इलाहाबाद बैंक को विलय किया गया था इंडियन बैंक में। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और ये थी दूसरी यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। तो इन्हें मिलाया गया था पंजाब नेशनल बैंक में। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक इसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में शामिल किया गया था। सिंडिकेट बैंक इसे कैनरा बैंक में विलय किया गया था। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक 12 हैं, जिनमें आप इनकी लिस्ट है तो देख लीजिएगा। भारत में वर्तमान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 43 है, जो कि 1 अप्रैल 2020 तक। बात करें भारत में बैंकों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में। तो भारत का जो पहला बैंक था मद्रास बैंक था। मद्रास बैंक और इसे स्थापित किया गया था 1683 में। नोट कीजिएगा, मद्रास बैंक को अंततः 1843 में बैंक ऑफ मद्रास में मिला दिया गया था। तो मद्रास बैंक अलग है और बैंक ऑफ मद्रास अलग है। तो इसका नाम बाद में बदला गया था 1843 में। और भारत का दूसरा बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ बॉम्बे, जो कि 1720 में स्थापित किया गया था। भारत का तीसरा बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1770 में स्थापित किया गया था। भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला जो वाणिज्य बैंक या व्यापारिक बैंक था अवध कॉमर्शियल बैंक था, स्थापित किया गया था इसे 1881 में। 1881 से लेकर 1958 तक इसका मुख्य ये चला था। और मुख्यालय कहाँ था इसका? फैजाबाद में। पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा प्रबंधित बैंक था पंजाब नेशनल बैंक, जो अभी भी चल रहा है। स्थापित किया गया था 1894 सन में लाहौर में। और मुख्यालय कहाँ इसका? दिल्ली में।
भारत का पहला मोबाइल बैंक लक्ष्मी वाहिनी बैंक है, जो कि मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थापित किया गया था। देश का पहला तैरता एटीएम किसके द्वारा स्थापित किया गया था? एसबीआई के द्वारा, कोची केरल राज्य में 2004 में। और अगला, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से बैंक के रूप में रूपांतरित होने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो ये कोटक महिंद्रा बैंक है, और ये पहले कोटक महिंद्रा फाइनेंस कंपनी के नाम से चलता था, जाना जाता था। बैंकिंग प्रणाली की पुनर्संरचना के संबंध में सुझाव देने हेतु गठित समिति कौन सी थी? नरसिम्हन समिति थी, 1991 में गठित की गई थी। इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में हुई थी, और ये आज भी काम कर रहा है। देखिए, इलाहाबाद बैंक का जो विलय किया गया है इंडियन बैंक में किया गया है। नोट कीजिएगा, भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक है इलाहाबाद बैंक, जो इसका मतलब है कि इसमें कई लोगों का पैसा लगा हुआ था। हालांकि यह पहला संयुक्त स्टॉक बैंक नहीं था, क्योंकि इससे पहले बैंक ऑफ अपर इंडिया स्थापित हुआ था। बैंक ऑफ अपर इंडिया बैंक की स्थापना 1863 में हुई थी। भारत का पहला संयुक्त स्टॉक था, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चला। 1913 में बंद हो गया था। अपने पहले 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट मैच में लगातार 3 टेस्ट शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज का नाम बताएं। तो ये तब इनके द्वारा रिकॉर्ड बनाया गया था, मोहम्मद अजहरुद्दीन। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 12 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर, यहाँ खालिस्तानी रुपये का दुर्घटना बीमा मृत्यु जोखिम कवर का प्रदान किया जाएगा। तो ये 2 लाख रुपये हैं। देखिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भारत सरकार की एक दुर्घटना बीमा योजना है। इसे लॉन्च किया गया था 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कलकत्ता से। और इसके जो लाभार्थी हैं उनकी उम्र होनी चाहिए 18 से लेकर 17 वर्ष की आयु। तो ये लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। भारतीय निवासी या एनआरआई ये इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनके बैंक खाते भारत में ही होने चाहिए। वार्षिक प्रीमियम देखिए 20 रुपये है अभी वर्तमान में, और वहाँ पूछा गया था 12 रुपये। तो जब ये पूछा गया था तब ये 12 रुपये था, लेकिन 2022 में ये बढ़ाया गया है, तो अब 20 रुपये हैं। ये जो राशि है स्वचालित आपके खाते से कट जाएगी। मृत्यु या पूर्ण विकलांगता की स्थिति में नामांकित व्यक्ति को 2 लाख रुपये मिलते हैं। आंशिक रूप से विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपये मिलते हैं। इस योजना के तहत शामिल होने वाला व्यक्ति योजना में शामिल होने के जो 45 दिन के बाद ही दावे के लिए पात्र होगा। यह योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए बैंक खाते से जुड़ी हुई है, लेकिन जनधन खाता होना अनिवार्य नहीं है। यदि आपके पास कोई भी बैंक खाता है तो केवल एक ही खाते से योजना जोड़ी जा सकती है।